गुड मॉर्निंग क्लास। आज शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंजिस लॉ। बाकी टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया। कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया, चलो ये स्मॉल एरिया है और इस एरिया का एरिया वेक्टर है ds बार। ओके, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है b बार, और मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में एंगल है थीटा। तो इस एरिया को क्रॉस करके जाने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया, उसका फॉर्मूला है b बार डॉट ds बार। ओके, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की, जो कैसे निकाली जाती है? b bar dot ds bar. b bar is a magnetic field at this point where area is considered, और ds bar is the small area vector taken at that point. ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली क्या इंडिकेट करती है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटिटी क्या इंडिकेट करती है? तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करके जा रही है? तो इस केस में लेट्स से कि 3 लाइंस जा रही है और इस केस में सिर्फ 2 जा रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लेटर ई यूज करेंगे और अगर मैग्नेटिक होगा तो लेटर एम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये जो बी बार डॉट डी एस बार है, इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगी? magnitude of the magnetic field into magnitude of the area into cos of angle between them, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे जाके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ds cos थीटा है ना, इसको हम बोल सकते हैं ds परपेंडिकुलर। ये जो ds cos थीटा है इसका इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं एज अ ds परपेंडिकुलर। ऐसे कैसे? ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो b बार एंड ds बार का ओरिएंटेशन कैसा है। ये अगर स्मॉल एरिया है और ये अगर उसका एरिया वेक्टर है ds बार, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड v बार, और ये है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस ds बार को मैं रिजॉल्व करूं ऐसे, तो ये क्या बनेगा? ds cos थीटा। और इस ds बार को मैं ऐसे रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा? ds sin थीटा। अब इस ds cos थीटा का करस्पॉन्डिंग एरिया देखो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और इस ds sin थीटा का करस्पॉन्डिंग जो एरिया दिखेगा ना वो ऐसे दिखेगा। हम्म, अब ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो इसको ds परपेंडिकुलर लिखा जाएगा। और ये जो एरिया है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, तो इस एरिया को कहा जाएगा ds पैरेलल। अब फिलहाल हम ds पैरेलल के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें चाहिए ds cos थीटा का इंटरप्रिटेशन। तो ds cos थीटा का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ds परपेंडिकुलर, ऐसा एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है या फिर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया, थ्रू द स्मॉल एरिया, उसका फॉर्मूला क्या बना? डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी एस परपेंडिकुलर। अब इसको अगर हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इसके आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय ds परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय ds परपेंडिकुलर, मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो अभी हमने दो चीजें देखी। पहली चीज क्या थी?
पहली चीज थी मैग्नेटिक फ्लक्स टू द स्मॉल एरिया, उसका फॉर्मूला है बी बार डॉट डी एस बार। और दूसरी चीज हमने ये देखी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज मैग्नेटिक फ्लक्स टू द स्मॉल एरिया per unit perpendicular area at that point. Magnetic flux per unit perpendicular area considered at that point। ये दो चीजें अभी हमने देखी। तो ये क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज एरिया। तो स्मॉल एरिया से जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स कितने होते हैं, डी बार डॉट डी एस। लेकिन हमारे पास तो लेटेस्ट से कि लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया है। इस लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया को हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियाज में स्प्लिट करेंगे ऐसे। अब कोई भी एक एरिया चूज कर लो, सपोज कि उसका एरिया वेक्टर है डीएस बार, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी बार, और इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा। तो इस स्मॉल एरिया के थ्रू कितने मैग्नेटिक फ्लक्स जाएंगे, डी फाइव बी बार डॉट डी एस। यही प्रोसेस हम हर जगह पे रिपीट करेंगे। इस पॉइंट पे हम एरिया वेक्टर देखेंगे, इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, इस पॉइंट पे हम बी बार डॉट डी एस बार निकालेंगे। हर पॉइंट पे हमने बी बार डॉट डी एस बार निकालना है। हर पॉइंट पे हमें बी बार डॉट डी एस बार निकालना है। मतलब हर एक स्मॉल स्मॉल एरिया के थ्रू कितने फ्लक्स जा रहे हैं वो पहले कैलकुलेट करेंगे, और टोटल एरिया के जो फ्लक्स होंगे वो इस डी फाई का इंटीग्रेशन होगा। तो फ्लक्स थ्रू द होल एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू स्मॉल स्मॉल एरियाज। तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया कितना होता है, वो होता है बी बार डॉट डी एस बार। तो ये बना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज एरिया, इसका फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, बी बार डॉट डी एस बार। दूसरा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। एंड तीसरा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज एरिया। अब इस लार्ज एरिया की एक स्पेशल केस भी होती है। इस लार्ज एरिया की एक स्पेशल केस भी होती है। क्या होती है, लेट्स से कि एरिया के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। एरिया के हर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बार। डीएस बार क्या है, डीएस बार है स्मॉल एरिया वेक्टर। ऐसे स्मॉल स्मॉल एरिया वेक्टर्स अगर इंटीग्रेट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा टोटल एरिया वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी बार डॉट एस बार। तो ये फॉर्मूला बी बार डॉट एस बार तभी यूज करना है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ओवर एंटायर एरिया। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ये इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया डायरेक्टली निकाला जा सकता है बी बार डॉट एस बार करके। और इसको आप आगे लिख सकते हो बी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और इस एस कॉस थीटा को इंटरप्रीट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली एस परपेंडिकुलर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ओवर द एंटायर एरिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया डायरेक्टली निकालोगे कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया। बी बार डॉट एस बार कहो या फिर बी एस कॉस थीटा कहो या फिर बी इंटू एस परपेंडिकुलर कहो। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के डेफिनेशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो होता है टेस्ला, सबको पता है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। अब ये टेस्ला को रिप्लेस करेंगे। अगर आपको याद है तो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट पोल। इस फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इस पोल का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। तो इस टेस्ला, ये मैग्नेटिक ये जो था ना न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, इसी को हमने बोला था टेस्ला।
तो टेस्ला की रिप्लेसमेंट बनेगी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और ये है आगे मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये मीटर मीटर स्क्वायर वगैरह कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा एम्पियर। ठीक है। अब इसके आगे देखो, तो ये जो न्यूटन मीटर है इसको मैं लिख दूंगा जूल, और ये जो एम्पियर है ना इसको लिखूंगा कूलोम अपॉन सेकेंड। अपॉन सेकेंड का जो सेकेंड है ना ये ऊपर लिखूंगा। अब ये जूल पर कूलोम क्या होता है, वोल्ट होता है, सबको पता है वोल्ट इज जूल पर कूलोम। तो जूल पर कूलोम को होल्ड करके रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है। ये आ जाएगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या आ गया, वोल्ट से। तो ये याद रखो, ये तो आप खुद बना लोगे, लेकिन इसको याद रखो कि ये वाला पार्ट करना ना पड़े बार बार। इफ यू कैन रिकॉल, मैंने आपको ये भी बोला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना उसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर, इंस्ट्रूमेंट का नाम था ना वो। वैसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखो क्या आ रहा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वोल्ट सेकेंड। ये आ रहा है वोल्ट मीटर, ये आ रहा है वोल्ट सेकेंड। एक एक क्यूरियोसिटी के तौर पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या बन रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या आ रहा है, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हो रही है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करोगे तो आपको मिलेगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब ये स्लाइड हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी, आप चेक करो क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है।